Dear learners of English, this is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language, and today we have a topic, the pronoun. This lecture 7 is a bilingual lecture. अभी तक इस सीरीज में प्रोनाउन की डिटेल्स पढ़ते चले आ रहे हैं और आज हम पहुंच गए हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर। इससे पहले कि इस लेक्चर में हम आगे बढ़े हैं, हम आपको बता दें, रिकॉल करा दें कि सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन का मतलब है ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की जगह पर लगा हुआ हो। नाउन की जगह पर लगने वाला वर्ड पहले हमने पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन होता है, फिर हमने देखा कि पजेसिव प्रोनाउन में कैसे बदलते हैं उसको, फिर देखा कि उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में कैसे बदलते हैं। धीरे धीरे करके अब हम पहुंचे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में सपोज कीजिए हमने कहा बुक इज हियर। हमने कहा अ बुक इज हियर, तो ये बुक क्या है? बुक हुआ आपका नाउन। तो नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड क्या है? प्रोनाउन। आपको ये जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमने पढ़ाए हैं उनके साथ ये समझकर चलना है कि उस नाउन की जगह वेरियस फॉर्म्स में, विभिन्न रूपों में यूज होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन हैं। तो इस बुक की जगह अगर हमने वर्ड लिख दिया दैट, और ये किसकी जगह यूज हुआ? बुक की जगह, और दैट के साथ एक वर्ड जुड़ा है डेमोन्स्ट्रेटिव, मीन्स दैट गिव्स डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स निर्देशन, निर्देशन मीन्स इंडिकेशन, इंडिकेशन। मैंने कहा वह, तो इंडिकेट हुआ यह। तो ये दैट वर्ड क्या बताता है? किस तरफ देखना है। तो निर्देशन हुआ, इंडिकेशन हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि किधर। तो उस डेमोन्स्ट्रेशन से बना डेमोन्स्ट्रेटिव, और डेमोन्स्ट्रेटिव की जगह जो नाउन की जगह पर रखा हो, तो इसलिए हम दैट को कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यह हुआ हमारा एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन नाउ। A demonstrative pronoun is used to point out the object or objects means एक वस्तु या बहुत सारी वस्तुएं, to which means जिसको, it refers, refers means बताता है। तो क्या सीखा हमने? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो ये पॉइंट आउट करने के लिए, पॉइंट आउट मीन्स अभी बताया था इंडिकेट करना, किसी वस्तु या वस्तुओं की ओर, मतलब चाहे वो एक हो चाहे वो प्लूरल हो, के बारे में हम बात करते हैं इशारा करके, विच इट रेफर्स। तो इस रेफर्स का मतलब है कि ये दैट रेफर करता है बुक को, दैट बताता है बुक को। तो बुक की जगह आया तो प्रोनाउन, और रेफर करता है इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव। क्लियर हो गया कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों है? क्लियर है? नाउ लेट्स कम टू नो how many types are there in this type of pronoun, that is demonstrative pronoun. This, that, these, those, ये 4 वर्ड्स हैं। अब हम इस this, that, these, those को कैसे यूज करें, इनकी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इस जहां से अब हम बोलना शुरू कर रहे हैं इसको ध्यान से सुनेंगे और इस पर नोट्स बनाएंगे, क्योंकि वो यहां पर लिखा हुआ नहीं है। दिस सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं, और दैट सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, दीज प्लूरल के लिए यूज करते हैं, दोज प्लूरल के लिए यूज करते हैं। अब इनमें और डिफरेंसेस है। दिस का मतलब है यह है। अगर मैंने कहा यह है तो इसका मतलब ये पेन मेरे पास है, ठीक है। अगर ये पेन सामने टेबल पर रखा है और मेरा इससे कनेक्शन नहीं है तो मैं कहूंगा यहां पर मैं आया, मैंने कहा बोर्ड दैट, तो डिस्टेंस क्रिएट होने पर हम दैट का यूज करते हैं, नियरनेस होने पर हम दिस का यूज करते हैं। अब इस सिंगुलर को बदल देते हैं प्लूरल में। तो अगर पास वाली एक से ज्यादा वस्तु, व्यक्ति, एनिमल्स जो भी है तो दीज, और अगर हम डिस्टेंस की बात करें और बहुत सारी चीजें हमारे से दूर रखी हैं तो हम कहेंगे दोज। यहां पर हमें एक चीज को समझना है कि किसी भी सेंटेंस में हम ये कैसे समझें कि मैं यहां दिस लगाऊं कि दैट लगाऊं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि पेन पास है या दूर है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि पास या दूर, लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में आता है तो कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेशन दी गई होती है कॉमन सेंस में कि ये पास है या दूर। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। यहां पर लिखा है वॉज अ टेबल बट यू डिड नॉट हेल्प मी लिफ्ट टू लिफ्ट।
टेबल थी, लेकिन आपने मेरी उस टेबल को उठाने में मदद नहीं की। तो थी क्या बता रहा है कि आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं है। तो वो टेबल कब की बात है, दूर पता नहीं कब की होगी, तो हम वह ही तो बोलेंगे भाई। जो एक बहुत समय पहले की बात है तो इस समय तो बोलेंगे नहीं, इस समय बोलते तो वो दिस में आता। जब ये पास्ट की बात है एंड टेबल इज इन बिफोर आवर आईज, टेबल हमारी आंखों के सामने नहीं है, तो हम कहेंगे वे या वह। एक में वह और बहुत सारों में वे। तो जब हमने देखा यहाँ पर ये सारा जो है ये सारा पास्ट में जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि दैट वाज। हमने यहाँ दैट यूज किया, हमने यहाँ दिस नहीं यूज किया, क्योंकि इस टेंस ने हमें रियलाइज करा दिया, अंडरस्टैंड करा दिया कि ये सारा पास में है। इट मींस टेबल इज नियर, टेबल पास में नहीं है, तो हमने दैट लगाया। यहां कुछ भी क्लियर नहीं है, आप चाहे दिस लगाएं चाहे दैट लगाएं, दैट इज नॉट अ मैटर। अगर फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड में आता है इस तरह का सेंटेंस, तो आप दिस दैट कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आपकी आगे बढ़ती हैं, उसी सेम टॉपिक में आपके जो इंटेलिजेंस है, जो सोच है, उसको चेक करते हैं, तो उसमें ये सेंटेंस जो है थोड़ा सा लार्ज रूप ले लेगा, और आपको ये अंडरस्टैंड करके देखना पड़ेगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, पिछली बात है कि अब की बात है। पिछली बात है तो दैट या दोस, और अब की बात है तो दिस या दीज। दिस एक के लिए, दिस बहुत सारों के लिए, दैट एक के लिए, और दोस बहुत सारों के लिए। अब हमने लिखा दीज आर बुक्स। दोनों सेंटेंसेस लगभग एक जैसे हैं, ओनली द डिफरेंस इज दैट देयर इज सिंगुलर पेन एंड देयर इज प्लूरल बुक्स। So because of being plural, I use these, and because of being singular, I use this. In Hindi you can understand again. अगर ये आपका सिंगुलर है तो मैंने दिस यूज किया, ये प्लूरल है तो मैंने दीज यूज किया। यहाँ पर ये अंडरस्टूड नहीं है कि पास है या दूर, तो आप दोस और दैट भी कर सकते हैं। बट लेट्स कम टू दिस सेंटेंस नंबर 3. There were tables which looked like planks. Planks हो सकता है आपको इसकी हिंदी में समझ में आए। वहां कुछ टेबल्स थी जो तख्ते जैसी दिखाई देती थी। तो ये पास्ट क्या बता रहा है, दोज। दोज किस लिए लगाया, पहली बात ये कि वो एक से ज्यादा है, और दीज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नियरनेस नहीं है, क्योंकि टेंस पास्ट का है और पास्ट में बात बहुत आगे जा चुकी है, तो इसलिए हमने दोज लगाया। तो आपको समझ में आ गया कि 4 वर्ड्स दिस एंड दैट, these and those are used in demonstrative pronoun. Okay, this singular and that singular and these plural and those plural, these nearness के लिए, those दूर के लिए। तो इस तरह से आप इन demonstrative pronoun को यूज कर सकते हैं। Now after demonstrative pronoun, let's join relative pronoun. Relative pronoun is the biggest topic among all these types of pronouns. ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्लास और 5th के स्टूडेंट्स बिल्कुल परेशान ना हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट ना करें। ये जो पढ़ाया जा रहा है ये 4th, 5th और 6th स्टैंडर्ड से ऊपर जा रहा है। 4th, 5th स्टैंडर्ड में जितने आपकी बुक्स इंडिकेट करती है कि केवल आपको ये वर्ड्स पहचानने हैं और काम हो जाएगा, सफिशिएंट। बट हमें केवल किसी लिमिट में बंद कर नहीं रहना है। अगर कोई नॉलेज हमें मिल रही है तो हम उसको सही से लें और पूरी लें। अब हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जिसको क्लास में जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, और कंपटीशन लेवल वाले बिल्कुल ध्यान से सुने, ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाला टॉपिक है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लोज के रूप में यूज किया जाएगा। जो हमारे 10th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, ICSE के स्टूडेंट्स हैं, या कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक देने वाला हूं एडजेक्टिव क्लोज के नाम से। वहां पर आप इसका एक जो है डिटेल्ड स्टडी वहां से कर सकते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म है। लेट्स बिगिन। रिलेटिव प्रोनाउन, फर्स्ट प्रोनाउन वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन किस सेंस में, जो रिलेशन बताएं। तो रिलेशन से रिलेटिव, रिलेटिव से प्रोनाउन, प्रोनाउन वो वर्ड जो नाउन की जगह यूज होता है, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे, डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन एकदम अगर आप नहीं जानते तो समझ में नहीं आएगी। आई हैव लॉस्ट द बैट विच माई फादर गेव मी। ओके, यहां पर हमने वर्ड यूज किया बैट, ठीक है। हमने यहां पर वर्ड यूज किया बैट, ठीक। यहां आया विच, तो मेरे जो 4th, 5th, 6th के स्टूडेंट्स हैं, 8th तक के भी हो सकते हैं, सबसे पहले वो एक कंफ्यूजन दूर कर लें और अपने आप को अलर्ट कर लें, जो मैं समझाने जा रहा हूं। हमें इतना पता है कि जब भी विच आ जाएगा तो हम समझते हैं ये क्वेश्चन वर्ड है।
छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर क्वेश्चन वर्ड जैसे जितने वर्ड्स आते हैं वो क्वेश्चन होते ही नहीं है, वो आंसर्स होते हैं। अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन से अलग विच की बात करें तो विच का मीन्स होता है कौन सा, हु का मतलब होता है कौन। ओके, जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन में हम आते हैं हु का मतलब होता है जो, कौन सा का मतलब होता है आंसर में जो। ये वही पेन है जो मैं यूज करता हूं, दिस इज द पेन विच आई एम यूजिंग। तो यहाँ विच का मतलब कौन सा नहीं है, पहला कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। अगर ये विच है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा क्योंकि क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर रहा माय डियर, ये आंसर दे रहा है और आंसर देने की वजह से आप इसे इंटरोगेटिव वर्ड बिल्कुल नहीं कहेंगे और ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन क्यों होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए इसलिए होगा क्या कि ये जो बैट है, बैट क्या है, नाउन, इस नाउन से ये रिलेट कर रहा है। क्या कहा हमने, नाउन से रिलेट कर रहा है। रिलेट कैसे, बैट जो, तो जो किससे रिलेट कर रहा है, नाउन से। तो नाउन से रिलेट करने की वजह से क्या हुआ, ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा अब आपको डेफिनेशन जल्दी समझ में आएगी। रिलेटिव प्रोनाउन रेफर और रिलेट टू एन एंटीसीडेंट अ नाउन मेंशन्ड अर्लियर। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये हाइफन लगा है, ये डैश नहीं है, ये हाइफन है। ठीक है, एंटीसीडेंट यहां पर क्या किया आपने, सॉरी ये डैश ही माना जाएगा। अ नाउन मेंशन्ड अर्लियर, ये हम डैश जब लगाते हैं जब हम इस वर्ड को इन अदर वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हों। जैसे कि आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, हो सकता है इस नई जनरेशन ने ना सुना हो, जाल द ट्रैप। तो कैसे लिखा जाता था, JAAL जाल, और फिर उसको इन अदर वर्ड्स में समझाया गया डैश मार के, द ट्रैप यानी जाल, इट मींस जाल साजी, षड्यंत्र। तो जाल, अब जाल के दो मतलब होते हैं, एक नेट वाला और एक षड्यंत्र। तो वहां समझाया जाल डैश द षड्यंत्र, द कॉन्स्पिरेसी। मैंने हिंदी वर्ड से पहले द लगाया, तो ये कोई हंसने का विषय नहीं है, समझाने के लिए बोला है। तो यहां पर क्या आया, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या हो सकता है, नाउन होगा। मेंशन मींस जो दर्शाया गया है, अर्लियर मींस पहले। यहां पर देखिए, इससे पहले, विच से पहले हमने क्या दर्शाया है, ये यहां लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। विच से पहले क्या दर्शाया, बैट। तो बैट किससे रिलेट कर रहा है, सॉरी विच किससे रिलेट कर रहा है, बैट से। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है क्योंकि आपको आगे तक भी लेकर यही जाएगा। तो ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। अब सबसे पहले जानते हैं ये नया वर्ड एंटीसीडेंट क्या आया, क्योंकि तो सारा इजी है। एंटीसीडेंट उस वर्ड को कहते हैं जो इन रेड कलर के वर्ड से पहले आया है। विच से पहले दैट, होम से पहले स्टूडेंट, हु से पहले मॉनिटर, हुज से पहले बॉय। इट मींस ये रिलेटिव प्रोनाउन हुए कौन से, रेड वाले वर्ड्स। और रेड वाले वर्ड से जस्ट एसेंट जुड़ा हुआ पहले आने वाला वर्ड एंटीसीडेंट कहलाता है। अगर आप अच्छी लैंग्वेज में बात करें तो इसे एंटीसीडेंट कहेंगे, और अगर हम ऐसे बोलते हैं कि विच से पहले आने वाला वर्ड, तो पहले तो दुनिया आ रही है, इससे पहले तो बहुत कुछ आ रहा है, ये गंवार स्टाइल है। तो ये एंटीसीडेंट कहलाएगा। ये अच्छे से समझ लीजिए, ये इससे पहले ये, इससे पहले ये एंटीसीडेंट्स हैं। इट मींस कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक एंटीसीडेंट जरूर आता है। एंटीसीडेंट मींस एक नाउन या प्रोनाउन जरूर आता है। अब डेफिनेशन को दोबारा देखिए। रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर और रिलेट टू एन एंटीसीडेंट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट को रिलेट करते हैं। वो नाउन होता है, पहले मेंशन क्या हुआ, तो बैड क्या है, पहले, मेंशन मींस दिखाया हुआ, लिखा हुआ। क्लियर हो गया। अब आता है मीनिंग, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर कितने वर्ड्स आते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर डियर वंस ये स्टूडेंट्स सॉरी ये वर्ड्स आते हैं, हु, होम, दैट, होम। ये होम दो बार क्यों लिखा अभी बताएंगे। एनीवे, हु, दैट, विच, हुज और होम, ये वर्ड्स आते हैं। और ये वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन जब कहलाएंगे जब इनसे पहले कोई ना कोई नाउन यानी एंटीसीडेंट जरूर आया हुआ हो। एंड द थर्ड फीचर इज ये आंसर दे रहे हो, सवाल नहीं। अगर सवाल करेंगे तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ओके, और
हु का मतलब होता है कौन, बट नॉट वी आर गोइंग टू यूज इट, हम यूज करेंगे इसको जो के सेंस में। हु मीन्स जो, दैट मीन्स जो। अब दैट क्वेश्चन वर्ड नहीं है लेकिन फिर भी यूज करना है बिकॉज यहाँ क्वेश्चन का मामला ही नहीं है। विच मीन्स जो, हुज मीन्स जिसका। अब तक हम क्या पढ़ते आए थे, किसका, जस्ट चेंज इट। अब हमें यहां पर यह सीखना है कि यह हु जो के अर्थ में यूज होता है सब्जेक्ट की प्लेस पर। यह वही लड़का है जो पढ़ता है, तो पढ़ने वाला कौन हुआ, लड़का। कौन का आंसर क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो हु क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो जब हम जो को सब्जेक्ट की जगह लगाएं और वो पर्सन के लिए हो तो आप हु लगाते हैं। क्या समझ में आया? जब आप जो को सब्जेक्ट की जगह लगाएं वो और वह सब्जेक्ट इंसान हो तो आप उसके लिए हु लगाते हैं। अब आया हु ऑब्जेक्ट के लिए। जब आपका ऑब्जेक्ट का सेंस हो जिसको, हमने कहा मैंने सुमित को पढ़ाया, किसको पढ़ाया, सुमित को, यानी जिसको पढ़ाया सुमित को। तो जिसको का अर्थ हुम होगा जब ये ऑब्जेक्ट हो, तो इसकी हिंदी जिसको होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, पहली बार पढ़ रहे हैं, एक से ज्यादा बार आपको लेक्चर देखना पड़ सकता है। इसी तरह से अब ये भी जो है, दैट मीन्स जो। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर हु तो आ गया पर्सन के लिए, पर्सन का मतलब समझ लीजिए लिविंग बीइंग। अब यहां पर सर जो फिर किसके लिए लगाएं, तो याद रखिएगा ये पर्सन दैट आपने देख लिया कहां यूज करते हैं। दैट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी हुम होता है, हु का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी हुम होता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विच, विच का मतलब भी जो है। अब यहां पर हमने लिखा है नॉन लिविंग थिंग्स, ये वही पेन है जो मैं यूज करता हूं, तो दिस इज द पेन विच आई यूज, तो विच आ गया ना। तो विच यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। ये वही पेन है जो अच्छा लिखता है, तो ये कौन लिखता है, पेन लिखता है, तो पेन क्या हुआ, सब्जेक्ट, तो दिस इज द पेन विच राइट्स वेल। तो विच नॉन लिविंग थिंग्स में लगाते हैं, सब्जेक्ट पर भी ऑब्जेक्ट पर भी, ये आपको अच्छे से समझ लेना। और यहाँ है इंसेक्ट्स, आप कहेंगे सर इंसेक्ट्स भी तो एनिमल में आते हैं। जी, वो एनिमल्स जिनके जेंडर आपको पता नहीं होते कि फीमेल है या मेल है, वहां पर आप जो है विच लगा सकते हैं। बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप केवल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगाएं, इन इंसेक्ट्स और एनिमल्स के लिए आप दैट लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं हुज, हुज का मतलब है जिसका, तो ये हुज एनिमल्स और पर्संस दोनों के लिए लगता है, जिसका। ओके, अब अगर मैं कहूं ये पेन जिसका कैप ढीला है, तो अभी तो नॉन लिविंग है, ना ही एनिमल है ना ही पर्सन है, तो ये डिटेल्ड लॉन्ग स्टडी है, इसके लिए आप फ्यूचर के लेक्चर देखिएगा कॉम्पिटिटिव लेवल वाले, जिसका हम लिंक में एडजेक्टिव क्लोज के थ्रू आपको लिंक डाल देंगे, आप उसे ओपन करके देखिएगा। फिलहाल आपके सिलेबस में केवल हमने पर्संस और एनिमल्स रखे हैं। अगर हम एग्जाम्पल बताकर चल रहे हैं, ये वही कैप है जिसका कैप टाइट है, दिस इज द पेन, द कैप ऑफ विच इज टाइट, तो कैप ऑफ विच लगेगा, यहाँ समझा दिया है, बाकी आप डिटेल बाद में देखिएगा। फिलहाल इसे समझ लीजिए, पर्सन्स और एनिमल्स के लिए हुज लगेगा। तो ये चार्ट आपने याद करना है, सब्जेक्ट की जगह पर ये आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर ये आएंगे। लेट्स हैव अ लुक एट दीज एग्जांपल्स। आई हैव लॉस्ट द बैट व्हिच माय फादर गिव मी। यहाँ पर बैट जो है देने वाले मेरे फादर हैं, मुझे दिया, किसको दिया, बैट को दिया, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में लगाया, तो मैंने विच लगाया, किसके लिए, बैट के लिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ऑब्जेक्ट पर विच लगाते हैं। दिस इज द स्टूडेंट आई टॉट लास्ट ईयर, तो यहाँ सेंस आया जिसको, तो जिसको के लिए मैंने लगाया ऑब्जेक्ट में हूम, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, तो हूम लगाया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, ये एंटीसीडेंट हुआ, बाकी का सारा सेंटेंस आ गया। आई नो योर मॉनिटर हु इज माई अंकल सन, तो इससे पहले सब्जेक्ट आता है जो कि इंग्लिश है, तो देखिए जो के लिए हु लगाया, तो यहाँ पर हमने ये यूज किया। द बॉय हुज बुक वॉज स्टोलन, पजेसिव केस है, तो हमने हुज लगाया, एंटीसीडेंट बॉय, तो आपको समझ में आया होगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। इसकी डिटेल्स के लिए एक बार फिर मैं आपको बता दूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, उसके आप ओपन करके समझ सकते हैं। तो आई होप ये डिटेल्स आपको समझ में आई होगी। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर वाइड करके देख करके नोट्स बना करके समझ सकते हैं। इस पर आपको एक्सरसाइज अपलोड कर दी जाएगी, वो एक्सरसाइज आप करेंगे, फिर आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आप उन्हें चेक करेंगे, पेशेंस रखेंगे और ध्यान से काम करेंगे।
तो इसके आगे जो दूसरे प्रोनाउन बचे हुए हैं उनको देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओडेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और आप लगातार पूरी सीरीज को देखिए, तब आप इसको समझ पाएंगे। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, कीप ऑन वॉचिंग ओडेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स अ लॉट।